हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर चून। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है एलिस इन वंडरलैंड, जो कि लेविस कैरल की काफ़ी फेमस वर्क है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो का जो पीडीएफ है ना, हम काफ़ी टाइम पहले टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके थे, इस वजह से हम कहते हैं कि आप लोग मतलब टेलीग्राम कंफर्म ज्वाइन कर लो। नोट्स वहाँ पे आपको पहले मिल जाएगा कोई भी टॉपिक का, मोस्टली टॉपिक का। ठीक है, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाला सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक एलिस इन वंडरलैंड में। हम ना पहले तो इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हुए, इंट्रोडक्शन के बाद अबाउट ऑथर डिस्कस किए हुए, अबाउट ऑथर के बाद हम आप लोग को बता देंगे कि इस नॉवेल का इसका मतलब स्टोरी क्या है। उसके बाद स्टोरी के बाद हम आपको बताएंगे डिस्कस्ड वंडरलैंड्स एट विटनेस्ड बाय एलिस। ठीक है, ये वाला पॉइंट तभी मेंशन करना है जब आपको ये क्वेश्चन में आए। ठीक है, और इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे जो होगा 3 क्वेश्चन आस्क्ड बाय बॉय। तो ये दोनों पॉइंट आपको तभी मेंशन करना है अपने नोट्स में जब आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में आए या प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, तभी ये वाला पॉइंट आप याद करना या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। और अंत में हम सबसे कंक्लूजन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी नोट्स लिखो, इंट्रोडक्शन का सेक्शन, अबाउट ऑथर, और बीच में जो भी आपका टॉपिक आया वो डिस्कस करोगे अच्छे से, जो भी आपका क्वेश्चन आया उस अकॉर्डिंग डिस्कस करोगे, और आखिरी में कंक्लूजन भी लिखोगे ही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। एलिस इन वंडरलैंड इज ए रिनॉन लिटरेरी वर्क। रिनॉन्ड इट मीन्स हो जाता है काफी प्रसिद्ध लिटरेरी साहित्यिक वर्क है। रिटन बाय लेविस कैरल, जिसको कि लिखा गया लेविस कैरल के द्वारा। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग विक्टोरियन एरा एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1865। इसको लिखा गया विक्टोरियन एरा के टाइम और पब्लिश करवाया गया पहली बार 1865 में। इट वॉज ऑल्सो नोन एज एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ठीक है, इसको एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चिल्ड्रंस बुक्स ऑफ ऑल टाइम्स। तो जितना भी चिल्ड्रंस का बुक है ना, मतलब प्रसिद्ध है, फेमस है, सक्सेसफुल रहा है, उसमें से सबसे फेमस जो है ये एलिस इन वंडरलैंड रहा है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल। यह जो कहानी है एक छोटी लड़की की है, ऑन एन एडवेंचर, जो कि एक एडवेंचर पे रहती है, इन हर इमेजिनेशन। वो भी एडवेंचर पे कहाँ रहती है? अपने इमेजिनेशन में, इट मीन्स कल्पना में। एलिस द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है एलिस, गोज थ्रू मैनी थिंग्स। वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, एंड फाइनली रियलाइजेस, और अंततः उसको रियलाइज होता है, पता चलता है, इट वॉज जस्ट हर ड्रीम, कि यह सब इसका सिर्फ सपना है। द नॉवेल हैज टोटल 12 चैप्टर। नॉवेल में टोटल 12 चैप्टर है। इट इज ऑल्सो सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनेटिव एंड नॉन सीनिकल लिटरेरी जॉनरा। तो नॉन सीनिकल या इमेजिनेटिव लिटरेरी जो साहित्यिक जो जॉनरा इट मीन शैली होती है, उसका भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। आपको कोई भी पॉइंट है, आपको इसको उस पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत डिस्कस करना ही है। अब अबाउट ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स लुडविग डॉडसन, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम लेविस कैरोल। ठीक है, लेविस कैरोल का जो पूरा नाम था वो चार्ल्स लुडविग डॉडसन था, जो कि प्रसिद्ध थे लेविस कैरोल के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉज एन इंग्लिश ऑथर। ये एक इंग्लिश ऑथर थे, पोएट थे और मैथमेटिशियन थे। हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स आर, उनका काफ़ी फेमस वर्क्स था एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड एंड इट्स सीक्वल। और इसका एक सीक्वल आया, मतलब एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के बाद ना उसी को बेस रख के, मतलब उसी की स्टोरी को आगे बढ़ाया गया इसके सीक्वल में, जिसका कि नाम था थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो इन दोनों के लिए काफ़ी फेमस थे लेविस कैरोल। ही वॉज नोटेड फॉर द वर्ड प्ले। वो नोटेड इट मीन्स प्रसिद्ध हैं वर्ड प्ले के लिए। वर्ड प्ले क्या होता है ना, कि उनको वर्ड के साथ अच्छे से खेलना आता है, मतलब किस तरीके से अपने वर्क्स में वर्ड को यूज़ किया जाए, किस तरीके से उसका मीनिंग निकाला जाए अपने अकॉर्डिंग। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस थे, अपने लॉजिक्स के लिए और फैंटेसी के लिए फेमस था। हिज पोएम्स, उनकी जो कविता है जैबरवॉकी एंड द हंटिंग ऑफ द स्नाक आर क्लासिफाई इन द जॉनरा ऑफ लिटरेरी नॉनसेंस। तो ये सब भी उनका जो वर्क, मतलब 2 पोएम हम बताएं अभी, जैबरवॉकी और द हंटिंग ऑफ द स्नाक, ये दोनों जो है नॉनसेंस लिटरेरी जॉनरा, मतलब नॉनसेंस लिटरेरी शैली वाला ही, मतलब बेतुकापन दिखाया गया इन दोनों कविता में भी। अब आगे, कैरल वॉज ऑल्सो ए मैथमेटिशियन। कैरल जो है मैथमेटिशियन भी थे और फोटोग्राफर भी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज यूनिक राइटिंग स्टाइल। अपने यूनिक राइटिंग स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। दैट कंबाइंड एलिमेंट ऑफ फैंटेसी, जिसमें कि वो क्या करते थे ना, एक साथ करते थे फैंटेसी, सटायर और वर्ड प्ले, तीनों का यूज करते थे अपने वर्क में, और इसी चीज़ के लिए ये काफ़ी फेमस भी थे।
ही हैड ए डीप पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग, इनके अंदर ना स्टोरी टेलिंग मतलब होता है ना कहानी सुनाना, उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशन था, जुनून था। एंड क्रिएटिंग इमेजिनरी वर्ल्ड, और ये ना मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट मतलब होता है ना मतलब हम लोग बोल इमेजिनेशन में एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेना, कल्पना कर लेना कि ऐसा दुनिया होगा, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। एंड कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर, और रीडर के जो जैसे पाठक है हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो उसके इमेजिनेशन को भी ये कैप्चर कर लेते थे अपने स्टोरी टेलिंग का जो इनका आर्ट था उसके थ्रू। ठीक है, जो अभी हम लोग वर्क डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे वो एक ड्रीम रहता है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी उसको सच मानने लगेंगे। ठीक है, तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये 2 सेक्शन हो गया, हम बता दिए। इसके बाद हम डायरेक्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे ताकि स्टोरी डिस्कस करने के बाद ना बाकी सारा पॉइंट आपको क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ से जो है स्टोरी शुरू है, स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी स्टार्ट विथ एलिस। एलिस इन वंडरलैंड की जो स्टोरी है, कहानी है, एलिस से शुरू होती है सिटिंग विथ हर सिस्टर, जो कि अपने सिस्टर के साथ बैठी हुई है इन एक गार्डन, अपने गार्डन में। देन सी वॉचेज ए व्हाइट रैबिट, तभी एक व्हाइट रैबिट को वह देखती है विथ ए पॉकेट वॉच, और उस रैबिट के पास ना एक पॉकेट वॉच रहता है। Who was saying that he was late, और वो देखते कि रैबिट क्या कह रहा है कि उसको देर हो रही थी। टू सी हिज पॉकेट वॉच, मतलब ये रैबिट को देखती है अपनी बहन के साथ गार्डन में बैठे हुए, तभी एक व्हाइट कलर के रैबिट को देखती है कि रैबिट अपने पॉकेट वॉच को देख के क्या बोल रहा है कि हमको बहुत ज्यादा देर हो रहा है। ही वॉज फैसिनेटेड बाय साइट, इस दृश्य को देख के, इस सीन को देख के काफी ज्यादा फैसिनेटेड मीन्स काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होती है, देख के अट्रैक्ट हो जाती है। सी वॉज फॉलो द रैबिट, अब ये रैबिट का पीछा करने लगती है। द रैबिट गोज डाउन द रैबिट होल, और जो रैबिट है वो रैबिट हॉल में चला जाता है। सी ऑल्सो जम्प्ड, और ये जो रैबिट के पीछे पीछे एलिस भी जो है रैबिट हॉल में चली जाती है, उसमें जंप कर देती है। सी फॉल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, और रैबिट हॉल में जंप करने के बाद ये काफी लंबे टाइम तक गिरते रहती है नीचे। एंड फाउंड हरसेल्फ इन ए लॉन्ग हॉल, और अंततः खुद को एक लंबे हॉल में पाती है, एक बड़े से हॉल में पाती है, फुल ऑफ डोर्स, जो कि दरवाजे से पूरा भरा पड़ा है। सी फाइंड्स ए की ऑन द टेबल, और वहीं पे ना एक मतलब एक चाबी दी मिलता है इसको टेबल पे, विच अनलॉक्स द टाइनिएस्ट डोर ऑफ ऑल, और जो है ना वो चाबी अनलॉक करता है सबसे छोटा डोर जो रहता है ना, क्योंकि उस हॉल में, जिस हॉल में ये गिरी है रैबिट हॉल के थ्रू, तो उस हॉल में बहुत सारा दरवाजा है, तो वहां जो चाबी मिलता है तो उस चाबी के थ्रू जो है ये एक सबसे छोटा वाला जो दरवाजा है ना उसको ओपन करती है। थ्रू दिस डोर सी सीज ए ब्यूटीफुल गार्डन, और इसी डोर, वही छोटे वाले डोर के हेल्प से वो बाहर देखती है कि उसको एक ब्यूटीफुल सुंदर सा गार्डन दिखता है। सी लॉन्ग्स टू गेट देयर, अब ये वहां जाने के लिए तरसने लगती है, मतलब उसको लगता है इतना सुंदर है तो हमको जाना ही चाहिए। बट द डोर इज टू स्मॉल, लेकिन जो दरवाजा था गार्डन जाने का जो रास्ता था वो बहुत छोटा था दरवाजा। सी फाइंड्स ए बॉटल लेबल ड्रिंक मी, तभी उसको एक बॉटल मिलता है वहां पर जिसमें कि लिखा होता है ड्रिंक मी, विच सी फेथफुल ड्रिंक, जिसको कि एलिस जो है बड़े विश्वास के साथ पीती है। एंड फील हर सेल्फ श्रिंकिंग, और उसको अनुभव होता है इस टाइम कि वो जैसे सिकुड़ रही है उस ड्रिंक को पीने के बाद। बट दाव, लेकिन हालांकि जो है सी इज सून द राइट साइज फॉर द डोर, लेकिन मतलब सिकुड़ते सिकुड़ते क्या होता है ना, वो जो छोटा सा डोर था ना उसके राइट साइज में आ जाती है, मतलब बिल्कुल सही साइज हो जाती है कि वो उस डोर को क्रॉस कर सके, पार कर सके। सी कैन नो लॉन्गर रिच द की, अब जो वो छोटी हो गई है उस ड्रिंक को पीने के बाद, तो अब वो जो चाबी है डोर का उस चाबी तक ही नहीं पहुंच पाती है। एक केक एपियर्ड लेबल, तभी वहां पे एक केक प्रकट होता है जिसपे कि लेबल लिखा होता है इट मी। सो से इट्स इट, इस वजह से ये क्या करती है उस केक को खा लेती है। एंड ग्रोज, और बड़ी हो जाती है। बट सी ग्रोज टू मच, लेकिन ये जो बड़ी होती है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। एंड सून फील्स द जायंट हॉल एंड स्टार्ट टू क्राई, और इतनी बड़ी हो जाती है ना कि उस बड़े से हॉल को पूरा भर देती है, मतलब इतनी बड़ी, इतनी मोटी, इतना लंबा लंबा पैर हाथ हो जाता है। और स्टार्ट्स टू क्राई, और खुद को ऐसे देख के ये रोना शुरू कर देती है कि क्या हो जाता है मेरे साथ, हम कभी बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो कभी बड़े हो जाते हैं। एज सी क्राई, जैसे ही वो रोती है, हर बिग टीयर्स फॉर्म ए पुल ऑन द फ्लोर ऑफ द हॉल, तो जैसे ही वो रोती है क्योंकि बहुत बड़ी हो गई ना तो उसका आंसू भी बहुत बड़ा बड़ा गिरता है, और उसके आंसू गिरने से उस बड़े हॉल में जो ना एक पुल बन जाता है। ठीक है, इतना पानी जमा हो जाता है उसके आंसू से। सी श्रिंक्स अगेन, और यहाँ पे रोते रोते वो फिर से छोटी हो जाती है। एंड पुल इज ऑक्यूपाइड बाय सम अदर स्विमर्स, और उस पुल में मतलब जो उसके आंसुओं से बना था उसमें और भी स्विमर्स हैं, मतलब और भी एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि उसमें एक शामिल है माउस, शामिल है एक चूहा, हु एलिस ट्राइज टू बी फ्रेंड, जिससे कि एलिस दोस्ती करने की कोशिश करती है। बट सी कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर कैट डायना, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती अपनी कैट डायना के बारे में कहने से। एंड टेरिफाइज द माउस, और जिससे क्या होता है ना चूहा डर जाता है, जैसे ही एलिस अपनी कैट के बारे में बात करती है चूहा डर जाता है। चूहा इससे दोस्ती नहीं करता है, हालांकि एलिस कोशिश करती है कि वो चूहा से फ्रेंडशिप कर ले।
द एनिमल इवेंचुअली गैदर ऑन द शोर ऑफ द पुल, और भी जो एनिमल थे तो वो सारे इकट्ठा होते हैं, शोर इट मीन्स किनारे पे उस पुल के, एंड डिबेट हाउ टू गेट ड्राई, और इस चीज पे बहस करते हैं, बात करते हैं कि कैसे वे लोग अब खुद को सुखाएंगे, ड्राई करेंगे। द व्हाइट रैबिट मिस्टेक्स हर फॉर हिज मेड, व्हाइट रैबिट जो है एलिस को यहाँ पे गलती से समझ लेता है अपनी मेड, नौकरानी, एंड सेंड्स हर, और उसको भेजता है टू ब्रिंग हिज ग्लव्स फैन फॉर हिज हाउस, बोलता है कि जाओ मेरे हाउस से, मेरे घर से मेरा ग्लव्स और फैन ले आओ। यहाँ पे जो एलिस है वो अभी भी मतलब बहुत छोटी साइज में है। एलिस रन्स ऑफ टू हिज हाउस, एलिस जो है उसके घर की तरफ जाती है। सी गोज इन, वो अंदर जाती है, एंड फाइंड्स अनदर केक, यहाँ पे उसको फिर से एक केक मिलता है एलिस को। सो सी इट्स इट, इसलिए वो क्या करती है, उस केक को खा लेती है, होपिंग टू ग्रो बैक टू हर ओरिजिनल साइज, और यहाँ पे केक खाते हुए सोचती है हो सकता है इस केक को खा के हम अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएं, तो इस आशा में ये केक खा लेती है एलिस। बट अगेन सी ग्रोज टू गारगैंटुअन प्रोपोर्शन, ठीक है, लेकिन ये मतलब उस केक को खाने के बाद ना गारगैंटुअन यानी हो जाता है बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी होने लगती है, बहुत विशाल होने लगती है। एंड द व्हाइट रैबिट रिटर्न्स टू फाइंड आर्म्स एंड लेग्स, और तभी क्या होता है, व्हाइट रैबिट वापस आता है, क्योंकि नो डाउट ये व्हाइट रैबिट के घर में है, तो व्हाइट रैबिट वापस आता है और देखता है कि उसका आर्म्स यानी उसका जो बाह या हाथ है, एंड लेग्स और उसका जो पैर है एलिस का, थ्रू हिज विंडो एंड चिमनी, देखता है कि मतलब एलिस इतनी बड़ी हो गई कि एलिस का पैर हाथ जो है उसके चिमनी से बाहर आ रहा है, उसके विंडो से बाहर आ रहा है। ऑल एनिमल्स आर वेरिड बिकॉज ऑफ हर लार्ज साइज, सारे एनिमल जो है चिंतित हो जाते हैं उसके इस बड़े से साइज को देख के। एंड दे थ्रू स्टोन्स एट हर, और वो लोग क्या करते हैं ना एलिस के ऊपर यहाँ पे पत्थर फेंकते हैं। एंड दैट स्टोन कन्वर्ट्स इनटू केक, और वो जो स्टोन है ना केक में बदल जाता है। सी इवेंचुअली फाइंड्स ए लिटिल केक, और अंततः उसको यहाँ पे एक छोटा सा केक, वही पत्थर जो फेंके ना तो उसको इसमें से एक छोटा सा केक मिलता है, विच वैन इटन, जिसको वो जब खाती है, मेक्स हर स्मॉल अगेन, जिससे वो क्या होती है उस केक को खाने के बाद फिर से वो छोटी हो जाती है। देन सी रन अवे फ्रॉम द रैबिट होम, उसके बाद वो रैबिट के घर से काफी दूर भाग के चली जाती है। इन द वुड, अब जंगल में, अगेन सी इनकाउंटर्स ए कैटरपिलर, अब उसको दोबारा जो है एक कैटरपिलर मिल जाता है। कैटरपिलर क्या हो जाता है ना, एक मतलब कीड़ा टाइप का होता है, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई को कैटरपिलर कहते हैं, बटरफ्लाई के लार्वा को, ठीक है। सिटिंग ऑन ए टॉप ऑफ मशरूम, जो कि मशरूम के टॉप इट मीन्स मशरूम के ऊपर बैठा हुआ था। हु इंट्रोगेट्स एलिस अबाउट हर आइडेंटिटी, जो कि एलिस से उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान के बारे में पूछताछ करता है, क्वेश्चन करता है। द कैटरपिलर टेल्स अस, ये जो कैटरपिलर है उसको कहता है टू ईट द मशरूम, मशरूम खाने के लिए। सी ट्राइज वन साइड ऑफ द मशरूम, वह मशरूम का एक साइड ट्राई करती है, एंड फाइंड्स इट मेक्स हर स्मॉलर सो क्विकली, और पाती है कि ना कि मशरूम खाने से ना वो तुरंत मतलब बहुत जल्दी बहुत छोटी हो गई है। इट्स द अदर साइड, उसके बाद वो दूसरा साइज खाती है, विच मेक्स हर ग्रो टॉलर, जिससे क्या होता है ना वो बहुत ज्यादा लंबी होने लगती है, बट मोस्टली इन द नेक, लेकिन जो ये लंबी होती है ना अपने नेक से लंबी होती है, मतलब उसका गर्दन बड़ा होते जाता है, जैसे जिराफ का होता है ना वैसे ही। सी स्वूप्स अराउंड अबव द फॉरेस्ट, ये क्या होती है जंगल के भी ऊपर हो जाती है, मतलब इतना लंबा ऐसा गर्दन हो जाता है कि ये जंगल से भी ऊपर अचानक एकाएक उठ जाता है, उसका गर्दन इतना लंबा हो जाता है। ए पीजन अक्यूजेस हर ऑफ बीइंग ए सार्पेंट, और इसी बीच क्या होता है ना एक पीजन, क्योंकि ये बहुत लंबी हो गई है, पेड़ से भी लंबी हो गई है, मतलब उसका गर्दन लंबा हो गया, तो एक पीजन जो है कबूतर उसको एक सार्पेंट इट मीन सांप समझता है। सी इट सम ऑफ द श्रिंकिंग साइड ऑफ द मशरूम, तभी ये मशरूम का वो सिकुड़ने वाला साइड थोड़ा सा खाती है। एलिस कंटिन्यूज हर ट्रैवल, अब सिकुड़ने वाला साइज खा के वो छोटी हो गई तो अपना ट्रैवल जो है यात्रा कंटिन्यू करती है थ्रू द वुड्स, जंगल से। सी कम्स अक्रॉस ए लिटिल हाउस, तभी वह एक छोटे से घर के पास पहुंचती है। इट इज द हाउस ऑफ डचेस, ये रानी का घर रहता है। द डचेस एंड द कुक आर बैटलिंग फायरसली, वहां पे जो रानी है और जो रानी का कुक है ना वो दोनों लड़ाई कर रहे थे गुस्से में। डचेस इज नर्सिंग ए बेबी, डचेस जो एक छोटे से बेबी का देखभाल कर रही थी। एलिस टेक्स द बेबी विथ हर, एलिस जो है उस बच्चे को अपने साथ ले लेती है। बट द चाइल्ड टर्न्स इनटू ए पिग, लेकिन वो जो बच्चा है वो ना पिग में बदल जाता है, सुअर में बदल जाता है। एंड ट्रॉट्स ऑफ इनटू द वुड्स, और भागकर जंगल में घुस जाता है। एलिस नेक्स्ट मीट्स द चिसायर कैट, एलिस जो है अब चिसायर कैट से मिलती है। द कैट हेल्प्स हर टू फाइंड हर वे थ्रू द वुड्स, अब कैट जो है उसकी मदद करती है जंगल में रास्ता ढूंढने में। ही सेज दैट
वह कहता है दैट इज वन डायरेक्शन लिव्स द हेटर, वो बताता है कैट की एक डायरेक्शन में जो है हेटर रहता है, एंड इन द अदर और दूसरे में द मार्च हेयर, मार्च नाम का एक हेयर मिलेगा। दे आर बोथ मेड, और ये जो कैट है ये भी बता देता है कि वो दोनों पागल हैं। एलिस गोज टू द मार्च हेयर्स हाउस, एलिस जो है मार्च हेयर के हाउस जाती है, वेयर सी ट्रीटेड टू ए मैड टी पार्टी, जहाँ पे उसका स्वागत होता है एक मैड टी पार्टी से। द मार्च हेयर, द हेटर एंड द डोर माउस वेयर प्रेजेंटेड देयर, तो उस टी पार्टी में कौन कौन थे, मार्च हेयर, हेटर और डोर माउस। टाइम स्टॉप वर्किंग फॉर द हेटर, यहाँ पे जो है हेटर के लिए जो ना टाइम रुक गया था, मतलब टाइम काम करना बंद कर दिया था। इट वॉज ऑलवेज बीन 6 o'clock, और यहाँ पे क्या होता था ना, घड़ी में हमेशा 6 बजा हुआ रहता था। इट इज देयर फॉर ऑलवेज टी टाइम, इसी वजह से जो है यहाँ पे हमेशा जो है टी टाइम ही होता था, मतलब शाम के 6 बजे रहता था, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा जो है टी टाइम ही होता था। दे आस्क एलिस पजल टाइप क्वेश्चन, ये लोग जो है एलिस से पजल टाइप का क्वेश्चन कुछ करते हैं। शी डिडंट नो द आंसर, वो आंसर भी नहीं जानती है। दे लाफ्ड एट एलिस, ये लोग एलिस पे हंसते हैं। एंड नाउ, और अब, शी वॉज एनॉयड बाय देयर बिहेवियर, एलिस जो है इन लोग के बिहेवियर को देखिए काफी परेशान हो जाती है, उसको अजीब लगता है। द क्रिएचर ऑफ द मैड टी पार्टी, जितने भी इसको जीव मिले थे एलिस को मैड टी पार्टी में, आर सम ऑफ द मोस्ट आर्ग्यूमेंटेटिव इन ऑल ऑफ द वंडरलैंड, तो वंडरलैंड में जितने भी आदमी से मिले, जितने भी लोगों से मिले, सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव इट मीन्स होता है बहस करने वाला, जो झगड़ालू टाइप का हो, वो इसको मैड टी पार्टी में वाले लोग ही लगे एलिस को। अब आगे है, एलिस लीव्स दैम एंड सून कम्स अपॉन ए ट्री, एलिस उन लोग को मतलब छोड़ती है और जल्दी से मतलब एक पेड़ के पास जाती है जल्दी, विथ ए टाइनी डोर, और मतलब पेड़ के पास उसको एक छोटा सा डोर मिलता है। एंड यूजेस द श्रिंकिंग मशरूम्स टू गेट टू द राइट साइज टू गो इन, और यहाँ पे मतलब एक छोटा सा डोर मिलता है उसको पेड़ के पास, तो क्या करती है ना वो, जिस मतलब मशरूम को खा के वो छोटी हो सकती थी, उस मतलब मशरूम का यूज करती है ताकि वो उस डोर के अंदर जा सके। सी फाइनली फाइंड्स हरसेल्फ इन द ब्यूटीफुल गार्डन, और उस डोर के अंदर जाने के बाद वो खुद को एक सुंदर से गार्डन में पाती है ऑफ द क्वीन ऑफ हार्ट्स, वो जो गार्डन है वो क्वीन ऑफ हार्ट्स का रहता है। देयर गार्डनर्स, उनके जो गार्डनर है क्वीन के, विथ बॉडी शेप लाइक प्लेइंग कार्ड, उन गार्डनर का जो बॉडी होता है ना प्लेइंग कार्ड, इट मीन्स ताश के पत्तों की तरह बॉडी होता है, वे सारे गार्डनर होते हैं। आर पेंटिंग द रोजेज रेड, वो लोग क्या कर रहे थे, गार्डनर रोज को रेड कलर से पेंट कर रहे थे। इफ द क्वीन फाइंड्स आउट, क्योंकि अगर रानी को पता चल जाता दैट दे प्लांटेड व्हाइट रोज, की वे लोग व्हाइट कलर का रोज लगाए हुए हैं, सी विल हैव देम बिहेडेड, वो क्या करती इन लोग का सर मतलब गला कटवा देती। इस वजह से जो सारे गार्डनर हैं जिनका की कार्ड की तरह बॉडी का शेप है, मतलब ताश के पत्तों की तरह बॉडी का शेप है, वो लोग रोज को रेड कलर से पेंट कर रहे थे। द क्वीन इनवाइट्स एलिस टू प्ले कॉक्वेट, क्वीन जो है रानी वो एलिस को बुलाती है, आमंत्रित करती है कॉक्वेट नाम का गेम खेलने के लिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट गेम इन वंडरलैंड, जो कि वंडरलैंड का काफी डिफिकल्ट गेम था। एज द बॉल्स एंड मैलेट्स आर लाइव एनिमल्स, और मतलब ये जो बॉल्स और मैलेट, जो बॉल का जो गेंद का यूज किया जाता है और मैलेट्स एक हथौड़ा टाइप का होता है, मतलब कॉक्वेट गेम में यूज किया जाता है, तो उस हथौड़ा और बॉल की जगह पे है ना वंडरलैंड में उस गेम में जीवित एनिमल का यूज किया जा रहा था। द गेम इज इंटरप्टेड बाय द अपीयरेंस ऑफ द चेशायर कैट, वो गेम बाधित हो जाता है जब चेशायर कैट वहां पे अपीयर हो जाती है। होम द किंग ऑफ हर्ट डिसलाइक, जिसको कि किंग ऑफ हर्ट जो था वो नापसंद करता था, मतलब पसंद नहीं करता था। द क्वीन टेक एलिस टू द ग्रीफोन एंड मॉक टर्टल, अब जो क्वीन है एलिस को ग्रीफोन और मॉक टर्टल के पास ले जाती है। दे टेल एलिस स्टोरीज अबाउट देयर स्कूल अंडर द सी, वे दोनों जो है एलिस को कहानी सुनाते हैं अपने स्कूल के बारे में जो कि समुद्र के अंदर था। सून आफ्टरवार्ड, और इसके तुरंत बाद ही, द ग्रीफोन ड्रैग्स एलिस ऑफ टू सी द ट्रायल ऑफ द नेव ऑफ हर्ट्स, ये जो ग्रीफोन है एलिस को ले जाता है एक ट्रायल में, एक मुकदमा में जो कि नेव ऑफ हर्ट्स पे चल रहा था। अब यहाँ पे खत्म ही होने वाला स्टोरी। द नेव ऑफ हर्ट्स हैज बीन अक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग द टार्ट्स ऑफ द क्वीन ऑफ हर्ट, तो नेव ऑफ हर्ट जो है, नेव का मतलब होता है धूर्त, उसके ऊपर क्या आरोप था ना कि वो टार्ट मतलब हो सकता है, हम लोग बोल सकते हैं कोई खाने की चीज या पेस्ट्री टाइप का, तो ये नेव ऑफ हर्ट पे आरोप था कि वो क्वीन ऑफ हर्ट का ना टार्ट्स इट मीन्स पेस्ट्री चुरा लिया है। बट देयर इज नो एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था, सबूत नहीं था। एलिस इज अपॉल्ड बाय द रिडिकुलस प्रोसीडिंग, एलिस जो है काफी आश्चर्यचकित होती है ये बेतुका सा प्रोसीडिंग देख के। सी ऑल्सो बिगिंस टू ग्रो लार्जर, और ये सब देखते हुए ना एलिस का साइज क्या हो रहा था ना, बड़ा हो रहा था, बढ़ रहा था। सी इज सून कॉल्ड
टू द विटनेस स्टैंड, उसको जल्दी ही विटनेस स्टैंड मतलब गवाही के लिए बुलाया जाता है। बट दिस टाइम शी हैज ग्रोन टू ए जायंट साइज, लेकिन इस टाइम तक ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। शी रिफ्यूजेस टू बी intimidated by the bad logic of the court and the bluster of the king and the queen of hearts, लेकिन यहाँ पे ना वो मना कर देती है कि मतलब जब उसको कोर्ट के द्वारा या फिर राजा और रानी के द्वारा धमकी दिया जाता है कि उसके पक्ष में गवाही दे, तो ये यहाँ वहाँ पे जो है एलिश मना कर देती है, राजा रानी के पक्ष में गवाही नहीं देती है। सडनली अचानक से द कार्ड्स ऑल राइजेज अप, कार्ड्स मतलब जो जितने भी थे, कार्ड्स मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं जो गार्डनर थे, हम बताएं कि वो लोग का शरीर जो है कार्ड्स की तरह था, या रानी के जितने भी गार्ड्स थे वो लोग उड़ते हैं, राइजेज अप यानी हवा में उठते हैं, एंड अटैक्स हर, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे से वेक्स अप, वह जग जाती है, एंड रियलाइजेज और रियलाइज करती है दैट हर एडवेंचर इन वंडरलैंड वॉज जस्ट ए ड्रीम, कि उसको अंततः रियलाइज होता है कि उसका जो एडवेंचर था, जो चल रहा था स्टोरी वंडरलैंड में, जो इतना प्रॉब्लम झेली, वो सिर्फ एक ड्रीम था। उसका नींद खुलता है तो उसको ये समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी खत्म होती है। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम पॉइंट आप लोग को बताए थे। तो अब आगे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है डिस्कस वंडरलैंड एज विटनेस बाय एलिश। तो ये वाला अगर पॉइंट दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तभी आप आगे का जो हम लिख रखे हैं उसको मेंशन करोगे, वरना नहीं करोगे। इसका जो है ना स्टोरी का एनालिसिस, थीम, ये सब कुछ है ना सारा साइड पे मेंशन कर रखे हैं। वीडियो में थीम्स नहीं डिस्कस किए क्योंकि वीडियो वरना और लंबा हो जाता, लेकिन साइड पे ना आपको सारा कुछ मिल जाएगा, थीम्स, स्टोरी का एनालिसिस, और भी मतलब जो भी एक्स्ट्रा मेंशन कर रखे हैं सारा कुछ। तो अब ये वाला हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस वाले नोट्स में। इन एलिस इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड में वंडरलैंड इज ए विमेंसिकल एंड सरल वर्ल्ड। वंडरलैंड एक विमेंसिकल, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अनकॉमन, और सरल इट मीन्स भी हो जाता है अनरियल, और वास्तविक वर्ल्ड रहता है। दैट एलिस एंटर्स, जिसमें कि एलिस प्रवेश करती है, अपॉन फॉलिंग डाउन ए रैबिट हॉल, एक रैबिट हॉल से गिरते हुए ये मतलब एलिस वंडरलैंड में प्रवेश करती है। फ्रॉम द मोमेंट एलिस अराइव्स इन वंडरलैंड, और जिस समय से एलिस वंडरलैंड में पहुंचती है, सी इज कन्फ्रंटेड विथ ए सीरीज ऑफ पजलिंग सिचुएशन, तो ढेर सारे पजलिंग सिचुएशन से, अजीब अजीब सिचुएशन से इसका सामना होता है। एंड एनकाउंटर्स ए वैरायटी ऑफ एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, और ढेर सारे एक्सेंट्रिक इट मीन्स एबनॉर्मल कैरेक्टर चरित्र से भी मिलती है। हु चैलेंजेस हर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो कि उसके रियलिटी इट मीन्स वास्तविकता की धारणा को भी चैलेंज करते हैं, मतलब जो कभी वो देखी नहीं थी ना वैसे वैसे कैरेक्टर्स यहाँ इसको देखने को मिलते हैं एलिस को वंडरलैंड में। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स एलिस नोटिसेस अबाउट वंडरलैंड, और सबसे पहला चीज जो है एलिस नोटिस करती है वंडरलैंड के बारे में, इज इट्स पेक्यूलियर ज्योग्राफी, सबसे अजीब जो है इसका ज्योग्राफी रहता है। सी फाइंड्स हरसेल्फ इन ए रूम, वह खुद को एक रूम में पाती है, विथ डोर्स, दरवाजों के साथ, दैट आर टू स्मॉल फॉर हर टू पास थ्रू, जो कि उसके लिए काफी छोटा होता है, मतलब उसको पार करने के लिए। एंड ए टाइनी डोर्स कैचेज हर अटेंशन, और वहां पे भी सबसे छोटा जो डोर रहता है ना वो उसका अटेंशन कैच करता है, मतलब खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। एलिस कंज्यूम्स ए पोशन दैट काउजेज हर टू श्रिंक, पोशन इट मीन्स हो जाता है मिश्र किया हुआ कोई, हम लोग बोल सकते हैं औषधि, या मिश्र किया हुआ कोई मतलब पेय पदार्थ टाइप का। तो ये एलिस ये कंज्यूम करती है, ग्रहण करती है, दैट काउजेज हर टू श्रिंक इन साइज, और जिस वजह से क्या होता है उसका साइज धीरे धीरे कुरने लगता है, वह धीरे धीरे छोटी होने लगती है। अलाउिंग हर टू एंटर द स्मॉल डोर, और वही साइज में छोटा होने की वजह से वो उस छोटे डोर में एंटर प्रवेश कर पाती है। एंड वेंचर्स इनटू ए क्यूरियस वर्ल्ड, वेंचर्स में इट मीन्स होता है जाना या फिर यात्रा करना, जर्नी करना, तो वो उस क्यूरियस वर्ल्ड में प्रवेश करती है। वेयर एवरीथिंग इज इन प्रोपोर्शन टू हर रिड्यूस साइज, जहाँ पे सारा कुछ उसके रिड्यूस साइज के अनुपात में था, मतलब जिस अकॉर्डिंग उसका साइज हो गया था ना उसी अकॉर्डिंग उस विचित्र वर्ल्ड में सारा कुछ था वंडरलैंड में। दिस चेंज इन स्केल, और यह जो स्केल में चेंज आया, लंबाई में बदलाव आया, इज नॉट ओनली फिजिकल, ये सिर्फ फिजिकल शारीरिक नहीं है, बट ऑल्सो सिम्बॉलिक, और ये सिम्बॉलिक भी है। रिप्रेजेंटिंग एलिस लॉस ऑफ कंट्रोल, ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एलिस जो है अपने ऊपर कंट्रोल खो देती है, एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देती है, इन दिस स्ट्रेंज न्यू एनवायरनमेंट, इस नए अजीब से एनवायरनमेंट में। एज एलिस एक्सप्लोर्स वंडरलैंड, और जैसे ही एलिस जो है उस वंडरलैंड में प्रवेश करती है, वहाँ निरीक्षण करती है, सी मीट्स ए डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर, वहाँ पे वो ढेर सारा विभिन्न प्रकार की कैरेक्टर से मिलती है। हु ऑफन डिफाई द लॉज ऑफ लॉजिक एंड रीजन, जो कि क्या कर रहे थे, डिफाई इट मीन्स हो जाता है
अवहेलना कर रहे थे लॉजिक और रीजंस। इट मीन्स कोई लॉजिक नहीं था, जैसा जैसा इंसान उसको जैसा जैसा कैरेक्टर मिल रहा था वंडरलैंड में तो वैसा नॉर्मली होता नहीं था। तो इस वजह से ये बोल रहा है कि लॉजिक और रीजन का ये लोग अवहेलना कर रहे थे। सी इनकाउंटर्स टॉकिंग एनिमल, वह किससे मिलती है? बात करते हुए एनिमल से मिलती है, सच है जैसे कि वाइट रैबिट से मिलती है, हु इज ऑलवेज इन हरी, जो कि हमेशा जल्दबाजी में रहता है। द चेशायर कैट से मिलती है, हु कैन डिसएपियर एंड रीअपियर एट विल। चेशायर कैट का क्या होता है ना कि वो कहीं से भी डिसएपियर यानी अचानक से गायब हो जाती है, रीअपियर एट विल और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कहीं पे भी रीअपियर यानी प्रकट हो जाती है। एंड द मार्च हेयर से मिलती है। एंड द डोर माउस है, हु इंगेज इन ए नेवर एंडिंग टी पार्टी, जो कि शामिल होते हैं कभी नहीं खत्म होने वाले टी पार्टी में। डेट डिफाइंस कन्वेंशनल एटिक्वेट, जो कि डिफाइन करता है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं व्याख्या करता है एक परंपरागत कल्चर का। एलिस ऑल्सो इनकाउंटर्स ह्यूमन, अब जानवरों के अलावा जो है एलिस वंडरलैंड में ह्यूमन इट मीन्स मनुष्य से भी मिलती है। लाइक कैरेक्टर्स जैसे कि सच एज द मैड हैटर से मिलती है, हु इज ऑब्सेस्ड विद टी टाइम, जो कि टी टाइम को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता है। एंड इंगेज इन बेजो एंड नॉनसेंशियल कन्वर्सेशन, और हमेशा बिजर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विचित्र, और नॉनसेंशियल इट मीन्स बेतुका कन्वर्सेशन में बिजी रहता है, इंगेज रहता है। एंड द क्वीन ऑफ हर्ट्स, और वहाँ पे जो है क्वीन ऑफ हर्ट से भी मिलती है, जो कि इंसान है। हु रूल्स ओवर वंडरलैंड, जो कि वंडरलैंड पे शासन करती है। विथ ए टेरेनिकल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक मतलब अत्याचारी के रूप में शासन करती है क्वीन ऑफ हर्ट्स। एंड इरेशनल डैमिनर इट मीन्स एक तर्कहीन व्यवहार के साथ, मतलब उस जो भी करती है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। कॉन्स्टेंटली ऑर्डरिंग एजुकेशन फॉर ट्राइबल रीजन, और ये कॉन्स्टेंटली ये जो क्वीन ऑफ हर्ट है ना, कॉन्स्टेंटली इट मीन्स लगातार जो है ना एजुकेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि फांसी का या मृत्यु का सजा देती रहती है। फॉर ट्राइबल रीजन यानी छोटे छोटे बातों पर ये मतलब वहाँ के लोगों को ना मतलब फांसी का सजा दे देती है। दिस कैरेक्टर्स, और ये जो कैरेक्टर्स है चैलेंजेस एलिस अंडरस्टैंडिंग, एलिस के अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। फॉर सोशल नॉर्म, सामाजिक मानदंडों के लिए, अथॉरिटी अधिकार के लिए। एंड रैशनैलिटी इट मीन्स तर्क संगता के लिए। फोर्सिंग हर टू क्वेश्चन द रूल्स, और इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं, चुनौती देते हैं कि वो क्वेश्चन करे रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्ल्ड का जो दुनिया के द्वारा जो रूल्स बनाया गया, नियम बनाया गया और एक्सपेक्टेशन यानी और जो अपेक्षाएं हैं उस पर सवाल उठाने के लिए ये जो है एलिस को फोर्स करते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा टू द टॉकिंग एनिमल्स एंड एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स, मतलब बात करते हुए एनिमल्स और एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स इट मीन्स एबनॉर्मल कैरेक्टर्स के अलावा एलिस एनकाउंटर्स ए वैरायटी ऑफ सरल एंड इलॉजिकल सिचुएशन। एलिस ढेर सारे सरल इट मीन्स और वास्तविक अनरियल और इलॉजिकल सिचुएशन में पड़ जाती है। सी एक्सपीरियंस रैपिड चेंजेस इन साइज, वो एक्सपीरियंस करती है, अनुभव करती है कि उसके साइज में तीव्र गति से बदलाव आ रहा है। फ्रॉम बीइंग टू टॉल टू फिट इन ए हाउस, कभी तो ये इतनी बड़ी हो जाती है कि किसी हाउस में फिट नहीं हो पाती, टू बिकमिंग टू स्मॉल टू सीन बाय अदर्स, और अचानक से फिर इतनी छोटी हो जाती है कि कोई दूसरा जो है उसको देख भी नहीं पाता है। सी इनकाउंटर्स डोर्स, वह बहुत सारे दरवाजों से मिलती है, उसका सामना होता है। डेट लीड टू अनएक्सेप्टेड प्लेस, जो कि उसको अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे ले जाते हैं, मतलब अजीब मतलब जहाँ वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती है ना उस जगह पे ले जाते हैं। एंड लैंडस्केप दैट चेंज्ड एंड शिफ्ट इन परप्लेक्सिंग वेज, और ऐसे लैंडस्केप ऐसे भूमि की जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे मतलब जो परप्लेक्सिंग मतलब हैरान करने वाले तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब सब कुछ वहाँ पे बड़ा अजीब है सारा सिचुएशन। दिस नॉनसियल एंड अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स, और यही जो नॉनसियल बेतुका और अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स है, एड टू द ड्रीम लाइक क्वालिटी, इसमें इस स्टोरी में ड्रीम वाला क्वालिटी डालता है वंडरलैंड में। ब्लडिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का जो लाइन होता है ना उसको ब्लर कर देता है, काफ़ी फीका कर देता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस स्टोरी के एंड में एलिस फाइंड्स हरसेल्फ इन ए ट्रायल सीन्स, एलिस जो है खुद को ट्रायल सीन्स इट मीन्स वही कोर्ट रूम में पाती है। वेयर सी कन्फ्रंट्स द क्वीन ऑफ हर्ट, जहाँ पे उसका सामना क्वीन ऑफ हर्ट से होता है। इन ए करेजस एंड एजर्टिव मैनर, मतलब क्वीन ऑफ हर्ट्स का सामना करती है ना, करेजस इट मीन्स बड़े साहस से, एजर्टिव इट मीन्स बड़े दबंग तरीके से क्वीन का सामना करती है। सी चैलेंजेस द क्वींस अथॉरिटी, वह क्वीन के अथॉरिटी अधिकार को चैलेंज करती है। एंड डिफाइंस हर इरेशनल कमांड्स, और बताती है कि कैसा उसका कमांड जो होता है इरेशनल होता है, तर्कहीन होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है उसके आदेश के पीछे। डिक्लेयरिंग हर राइट टू मेक हर ऑन चॉइस, और ये भी डिक्लेयर करती है कि उसका खुद का चॉइस मतलब चूज करने का अधिकार है। द सीन सर्व्स एज ए कल्टिमेशन ऑफ एलिस कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये जो सीन है एलिस के कैरेक्टर के डेवलपमेंट
के क्लाइमैक्स और मतलब एलिस के ग्रोथ के क्लाइमैक्स को दिखाता है कि कैसे एलिस जो है मतलब बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, उसका ग्रोथ हो जाता है फ्रॉम ए कंफ्यूज एंड पैसिव ऑब्जर्वर। मतलब पहले स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है और पैसिव इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत सेंसिटिव ऑब्जर्वर रहती है, टू ए कॉन्फिडेंट एंड एजर्टिव इंडिविजुअल। और अंत तक वो क्या होता है, कॉन्फिडेंट और एजर्टिव यानी भी वही होता है दबंग इंडिविजुअल बन जाती है अंत तक। तो इस तरह से मतलब जो है एलिस के कैरेक्टर में भी बदलाव आता है। इन द एंड अंत में एलिस वेक्स अप फ्रॉम हर ड्रीम। एलिस जो है अपने सपने से जगती है एंड रियलाइजेस दैट, रियलाइज करती है कि हर जर्नी इन वंडरलैंड इज इमेजिनेटिव, कि उसकी जो जर्नी है, यात्रा थी वंडरलैंड की, वो इमेजिनेटिव थी, काल्पनिक थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन आस्क्ड बाय बॉय, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग का कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आप तभी मेंशन करना जब आपको स्पेसिफिक ये क्वेश्चन पूछे। इन द 7th चैप्टर ऑफ द प्ले के 7th चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड में देयर वाज ए टेबल सेट अंडर ए ट्री। तो एक टेबल था जो कि ट्री के नीचे लगाया हुआ था। एंड द मार्च हेयर, और मार्च नाम का खरगोश, एंड द बॉय नेम्ड हैटर वेयर हैविंग टी एट इट, और यहाँ पे हैटर नाम का बॉय जो है चाय पी रहे थे। ए डोर माउस वॉज सिटिंग बिटवीन देम, एक डोर माउस उन दोनों के बीच सिटिंग बैठा हुआ था, फास्ट एस्लीप, और वो घोर निंद्रा में था डोर माउस। एंड द अदर 2 वेयर यूजिंग इट, और वो बाकी जो 2 थे मतलब हैटर और जो हेयर थे मार्च हेयर, एज ए कुशन रेस्टिंग देयर एल्बोज ऑन इट। ये दोनों यूज कर रहे थे डोर माउस को एक कुशन, इट मीन्स एक तकिया के रूप में, और अपना एल्बोज को मतलब रखे हुए थे डोर माउस के ऊपर। द टेबल वॉज लार्ज वन, टेबल जो है काफी बड़ा था। बट नो रूम दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग, लेकिन जब एलिस आती है ना तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं नो रूम, इट मीन्स जगह नहीं है, जबकि टेबल काफी बड़ा था। देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा रूम है, रूम का मीन्स यहाँ पे जगह से यूज़ किया गया है, तो बहुत ज़्यादा जगह है। सेड एलिस, एलिस ने कहा इंडिगेंटली, इट मीन्स गुस्से में। एंड सेट डाउन इन ए आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के एक कोने में एक चेयर पे बैठ जाती है, ये कहते हुए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है। इन दैट टाइम, और उसी समय, द बॉय कौन है, मैड हैटर, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एलिस, एलिस से क्वेश्चन पूछता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, Why is Raven like a writing desk? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहता है। दिस इज ए फेमस रिडल, या एक काफी फेमस रिडल पहेली थी, पोस्ट बाय द मैड हैटर, जो कि पूछा गया या उत्पन्न किया गया मैड हैटर के द्वारा इन लेविस कैरोल्स एलिस इन वंडरलैंड, लेविस कैरोल के एलिस इन वंडरलैंड में। द बॉय हिमसेल्फ एडमिट दैट, बॉय जो है मैड हैटर वो खुद स्वीकार करता है कि ही डज नॉट नो द आंसर, कि वो खुद बोलता है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, एज इट वॉज ए रिडल विदाउट ए सॉल्यूशन, और यह एक रिडल थी बिना किसी सॉल्यूशन के, मतलब इसका कोई आंसर था ही नहीं। इट इज ए नॉनसेंसिकल एंड एक्सेंट्रिक नेचर ऑफ वंडरलैंड, और यही जो है नॉनसेंसिकल इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बेतुका, और एक्सेंट्रिक इट मीन्स सनकी वाला एक अजीब सा नेचर था, प्रकृति था वंडरलैंड का। सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन रहता है व्हाट्स द टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन वंडरलैंड टाइम हैज स्टॉप, टाइम जो है वंडरलैंड में वो रुका हुआ था। टी टाइम इज 6 o'clock इन द इवनिंग, और जो चाय का समय था वो शाम के 6 बजे का था। सो इट इज परपेचुअली 6 o'clock, इस वजह से यहाँ जो है परपेचुअली इट मीन्स हमेशा सदैव जो है 6 o'clock यानी शाम का 6 बजता रहता था। दस टाइम इज पोर्ट्रेज एज अनप्रेडिक्टेबल इन वंडरलैंड, इस वजह से जो टाइम है वो वंडरलैंड में अनप्रेडिक्टेबल पोर्ट्रे किया गया है। थर्ड क्वेश्चन इज, और तो जो तीसरा क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी टी टू शेयर। द बॉय मैड हैटर, ठीक है ये तीसरा क्वेश्चन था, तो जो बॉय था मैड हैटर इज ग्रेट लवर ऑफ टी, वो चाय का काफी बड़ा लवर था। दिस इज द रीजन इट वॉज ऑलवेज टी टाइम इन वंडरलैंड, यही कारण था कि टी टाइम हमेशा होता रहता था वंडरलैंड में। सो ही आस्क दिस क्वेश्चन टू एलिस, इस वजह से ये ना एलिस से मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि डू यू हैव एनी टी टू शेयर, कि तुम्हारे पास कुछ चाय है शेयर करने के लिए, बांटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आखिरी में हम लोग कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इंड्स विथ ए ट्रायल सीन्स, जो स्टोरी है इस नॉवेल की वो ट्रायल सीन्स इट मीन्स कोर्ट वाले सीन्स के साथ खत्म हो जाती है। वेयर एलिस स्टैंड अप टू द क्वीन ऑफ हर्ट्स, जहाँ पे एलिस जो है क्वीन ऑफ हर्ट्स के अगेंस्ट खड़ी रहती है। एजर्टिंग हर इंडिपेंडेंस, इट मीन्स अपनी स्वतंत्रता पर जोर देती है। एंड चैलेंजिंग द अनजस्ट रूल्स ऑफ वंडरलैंड, और वंडरलैंड के अनजस्ट रूल इट मीन्स जो गलत रूल है या अन्याय वाला रूल है उसको चैलेंज करती है। एज क्योस इंस्यूज, क्योस इट मीन्स हो जाता है अराजकता या उथल पुथल, इंस्यूज इट मीन्स जैसे ही बढ़ती है, होने वाली होती है। एलिस वेक्स अप, एलिस क्या होता है एलिस जग जाती है
फ्रॉम हर ड्रीम, अपने सपने से, रियलाइजिंग दैट, और रियलाइज करते कि हर जर्नी इन वंडरलैंड वॉज ए फिगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन। और उसको मतलब यहाँ पे अचानक से जब उसको लगता है क्योस बढ़ गई, मतलब उस पर सब अटैक कर देते हैं ना, कार्ड हम बताएं तो स्टोरी में, तो फिर यहाँ पे उसका नींद खुल जाता है, उसको रियलाइज होता है कि वो जो जर्नी थी, यात्रा थी उसकी वंडरलैंड की, वो एक फिगमेंट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक, मनगढ़ंत, बनावटी इमेजिनेशन थी उसकी। द स्टोरी कंक्लूड्स विथ एलिस रिफ्लेक्टिंग ऑन हर एक्सपीरियंस। स्टोरी जो है इस चीज़ के साथ खत्म होती है कि एलिस जो है अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों के बारे में बता रही थी, एंड लेसन सी हैड लर्न, और लेसन्स के बारे में जो कि वो सीखी थी वंडरलैंड में। दस इस प्रकार एलिस इन वंडरलैंड इज ए कैप्टिवेटिंग टेल, एलिस इन वंडरलैंड जो एक कैप्टिवेटिंग टेल है दैट टेल्स अबाउट ए फैंटास्टिकल वर्ल्ड, जो हम लोग को एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड इट मीन्स क्रेजी वर्ल्ड के बारे में बताता है, थ्रू द आइज ऑफ क्यूरियस एंड रेजिलियंट प्रोटैगनिस्ट। क्यूरियस इट मीन जिज्ञासु, और रेजिलियंट प्रोटैगनिस्ट के यहाँ तो रेजिलियंट इट मीन्स हो जाता है जो कोई भी सिचुएशन से तुरंत रिकवर कर जाए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन से, तो वैसे प्रोटैगनिस्ट के यहाँ तो हम लोग को एक क्रेजी वर्ल्ड के बारे में पता चलता है इस स्टोरी में। कैरोल्स यूनिक ब्लेंड ऑफ फैंटेसी, सटायर एंड वर्ड प्ले इन एलिस इन वंडरलैंड, जिस तरह से कैरोल जो है ऑथर वो मतलब फैंटेसी का, सटायर का और वर्ड प्ले को मिश्रित करते हैं, वर्ड प्ले का यूज करते हैं एलिस इन वंडर में, हैज मेड इट ए टाइमलेस क्लासिक, इसको एक टाइमलेस क्लासिक बनाता है, मतलब टाइमलेस इट मीन्स टाइम का इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और ये हमेशा का मतलब बेस्ट वर्क रहे, उत्कृष्ट वर्क रहे, दैट कंटिन्यू टू इंचेंट ऑल एजेस, और जो आगे कंटिन्यू मतलब लगातार निरंतर क्या करता रहे, इंचेंटनेस, मोहित करता रहे, रिझाता रहे, मंत्रमुग्ध करता रहे, ऑल एजेस यानी सभी एज के लोगों को हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नोट्स खत्म होता है, कंक्लूजन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।